नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की रात कयामत की रात है। कयामत की रात किस लिए? क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों की अग्नि परीक्षा 4 सीटों के उपचुनाव में होनी है। और कयामत की रात इसलिए क्योंकि इस कयामत की रात के बाद जो उजाला लोगों को देखने की उम्मीद थी, उस उजाले में पाटलिपुत्र की धरती पर वक्फ बोर्ड वाली संसदीय टीम को जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में पहुंचना था, लेकिन वो संसदीय समिति पटना जाने से कन्नी काट गई। जगदम्बिका पाल पटना की धरती पर उतरने के पहले ही उस पूरे पैनल के प्रोग्राम को, पटना के कार्यक्रम को रद्द कर दिए। कारण क्या है? दरअसल पटना से अगर जो राजनीतिक वारंट निकलेगा, उस राजनीतिक वारंट में सरकार और सेंसेक्स यानी दिल्ली और मुंबई, दलाल स्ट्रीट से लेकर सत्ता की स्ट्रीट तक दोनों एक साथ थरथरा जाते, इसका खतरा दिखाई दे रहा था। और इन खतरों के बीच 4 सीटों के उपचुनाव का बहाना लिया गया कि उपचुनाव की वजह से पैनल ने वहां जाने से परहेज किया। अपुष्ट सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है, उपचुनाव की वजह से। उपचुनाव क्या पटना में हो रहा था? क्या पटना एयरपोर्ट पर कोई बूथ बना हुआ था? एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लोगों को दिक्कत होती? इस प्रकार के जो तर्क दिए गए एक बैठक को लेकर, वो किसी के गले नहीं उतरे। लेकिन जो गले उतर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से बेलागंज विधानसभा सीट के सभी उन बूथों का डिटेल अपने पास मंगवा लिया, बूथ नंबर से लेकर सारी चीजें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर यानी सवर्ण और वैश्य समुदाय के वोट बताए जाते हैं। और 23 नवंबर की शाम नतीजा कुछ भी हो, सीएम हाउस में इसका मिलान किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स ने जनसुराजी बनना पसंद किया या नीतीश कुमार के साथ उनके निश्चय पर एतबार करने का फैसला किया। वैसे बिहार एतबार करे ना करे, जनता एतबार करे ना करे, बिहार की सत्ता नीतीश कुमार पर 20 साल से एतबार कर रही है। कभी जनमत के बूते तो कभी खेला के बूते, लेकिन जनमत और खेला के बीच में जो बिहार की जनता उलझ रही है, उसमें एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सामने अपने कोर वोटर को बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने गिरते हुए जनाधार को रोकने की चुनौती है। तो जनता दल यूनाइटेड के पास इस असेसमेंट का वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए चुनावी रूप से ज्यादा लाभदायक है या राष्ट्रीय जनता दल है। 4 सीटों पर बात करें दोनों गठबंधनों की तरफ से, तो 3 सीटें इंडिया अलायंस से आरजेडी लड़ रही है, लालू यादव और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो 1 सीट पर सीपीआईएमएल भाकपा माले चुनाव लड़ रही है। वहीं बात अगर एनडीए की करें तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 1 सीट नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है और 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है। मामला दरअसल जो फंसा है वो इन 4 सीटों पर कांटे के संघर्ष का फंसा है। और ऐसा नहीं है कि इन 4 सीटों से बिहार की सत्ता में कोई परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन सत्ता के समीकरण और गठबंधन के समीकरण में परिवर्तन आने के पर्याप्त संकेत पहले से ही मिल रहे हैं। और इन संकेतों के बीच जगदम्बिका पाल का पैनल पटना पहुंचने के पहले ही लड़खड़ा जाए तो लोगों को यह आशंका होनी स्वाभाविक हो जाती है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को पुनर्परिभाषित होने से बचाने के लिए दिल्ली कहां तक झुक सकती है। अब लोग ये सवाल नहीं पूछते कि सरकार कब गिरेगी, दिल्ली की या पटना की। वैसे पटना में सरकार गिरती नहीं है, पटना में विपक्ष परिवर्तन, विपक्ष ही गिर जाता है, सरकार नहीं गिरती। पूरे देश में अक्सर सरकार गिरती है, पटना में सरकार नहीं गिरती, विपक्ष गिरता है। तो लोग अब ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि दिल्ली की सरकार कब गिरेगी, लोग ये पूछ रहे हैं कि कितना गिरेगी। ये हालात जब बने हुए हैं और खासकर तब जब जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे की सरकार की नजर में किनारे होते चले जाए, इस देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी होती चली जाए, बाहर जाकर शरण मांगने वालों की तादाद बढ़ती चली जाए, लोग कूद फान करके अमेरिका के अंदर घुसने की कोशिश करने में पकड़े जाने लगे, तो फिर बांग्लादेश के घुसपैठ का मुद्दा जो भारत में उठाया जाता है, उस घुसपैठ पर सवाल उठाना जितना वाजिब होता है, उतना ही वाजिब वो सवाल भी हो जाता है कि आखिर हिंदुस्तान का आम आवाम, मेहनतकश लोग इस देश की सरहद के बाहर जाकर कोई असाइलम मांग रहा है तो कोई कूद फान कर, तड़प छड़प कर कूदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच
सियासत में कूदफान के लिए विख्यात हो चुके नीतीश कुमार, जो खुद कूदफान नहीं करते लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को कूदफान कराते रहते हैं, उस कूदफान की प्रक्रिया के पहले सबसे पहले जो मतदाता है वो कंफ्यूज है। भाजपा समर्थक वोटर्स को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार को बेलागंज में वोट दिया जाए तो क्या वो वोट नरेंद्र मोदी और भाजपा का वोट होगा, या 10 दिनों के बाद 20 दिनों के बाद वो वोट किसी और का हो जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के समर्थक माने जाने वाले पसमानदा मुस्लिम मतदाताओं और खासकर महिलाओं को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नीतीश कुमार का साथ दिया जाए या नहीं दिया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर तो सबसे ज्यादा पसोपेश में है। उनकी स्थिति यह है कि जब नीतीश कुमार की पालकी ही ढोनी है तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर विकल्प है या उससे बेहतर विकल्प के रूप में जनसुराज खड़े होने की कोशिश कर रही है। और इन सब के बीच सियासत का थर्मामीटर इस कदर गर्माता जा रहा है, इस कदर गर्माता जा रहा है कि उपचुनाव की बेला में बेलागंज किस दिशा में जा रहा है, चर्चा उस बात की हो रही है। आज की तारीख में कोई ये चर्चा करने को तैयार नहीं है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू किस नंबर पर रहेंगे। कोई ये भी चर्चा नहीं कर रहा कि रामगढ़ में, जी हां, शोले वाले रामगढ़ की बात नहीं कर रहा, वो गब्बर सिंह वाले बिहार वाले रामगढ़ की बात कर रहा हूं। और बिहार वाले रामगढ़ की बात इसलिए कि बिहार वाले रामगढ़ में भी जय वीरू की जोड़ी ही मैदान में दिखाई दे रही है। एक भाई सांसद है, दूसरा विधायक बनने के लिए लगे हैं। तो बिहार के रामगढ़ में सियासत किस दिशा में जा रही है। और इसके आगे बात तरारी की हो तो जनता दल यूनाइटेड का तो बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने माले कैंडिडेट से अपनी तरफ से दूरी बनाने का एक संकेत देता हुआ जो दिखाई दिया, उस संकेत के बीच में अब यह बात साफ दिख रही है कि उपचुनाव के बाद ठीक अगले दिन, मतगणना के ठीक अगले दिन, जब जमीयते उलेमा हिंद की एक प्रस्तावित रैली है पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, उस रैली के पहले जगदम्बिका पाल पैनल ने पटना नहीं जाना, उसे बेहतर लगा। नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो संशोधित बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ हो रही रैली में वो शिरकत कर सकते हैं। और ये दावा किया गया है, अरशद मदनी के द्वारा खुद दावा किया गया है कि नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को शिरकत करने लायक उपचुनाव में बेलागंज की जनता छोड़ेगी तभी वो शिरकत करेंगे। बेलागंज ही तय करेगा कि बिहार की सियासत की बेला किस दिशा में जाते हुए दिख रही है। लेकिन दशा और दिशा राजनीति में मौसम को भांपने के लिए और उस मौसम को भांपने के साथ साथ सत्ता को कैसे कायम रखना है, उस कला में इस देश में सबसे निष्णात, सबसे पारंगत नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार इस बार दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक तरफ क्रेडिबिलिटी यानी साख का संकट, विश्वसनीयता का संकट, दूसरी तरफ कोर वोट बैंक को जो कमंडल की बुनियाद के खिलाफ मंडल की बुनियाद पर खड़ा है, आरक्षण बढ़ाने की बुनियाद पर खड़ा है, उस वोट बैंक को उन्हें यह उम्मीद दिलाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है कि भाजपा के साथ रहकर वो कुछ अपना एजेंडा फुलफिल करवा पाएंगे। और तीसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय लंबे वक्त से टिका हुआ है, 20 साल से राजद को सत्ता नसीब नहीं हो रही है, उसे भी अब लगने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कोई तीसरा विकल्प देखा जाए। क्या राहुल गांधी की कांग्रेस को मजबूत किया जाए या जनसुराज एक बेहतर विकल्प हो सकता है? इन सारी परिस्थितियों का जवाब इस उपचुनाव में मिलना है। कई बार उपचुनाव इस देश का ट्रेंड सेट करते रहे। कौन भूल सकता है 1974 का जबलपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव, जहां पर कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी की ताकतवर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के गढ़ जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले एक छात्र शरद यादव ने हरा दिया था। यह उपचुनाव की ताकत होती है। इलाहाबाद उपचुनाव कौन भूल सकता है, जिस इलाहाबाद उपचुनाव ने राजीव गांधी की सत्ता के खिलाफ जो माहौल बन रहा था, अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से खाली हुई उस सीट पर वीपी सिंह ने संपूर्ण विपक्ष की मदद से कांग्रेस पार्टी को धूल चटा दी थी और उस उपचुनाव ने पूरे देश का अगला राजनीतिक एजेंडा सेट कर दिया था।
वही स्थिति बिहार में इन 4 सीटों के उपचुनाव में बनने जा रही है, क्योंकि इस उपचुनाव के सहारे इस देश की सियासत में, चूंकि बिहार एक थर्मामीटर बना हुआ है, नरेंद्र मोदी 2014 और 19 की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर टिके हुए हैं और उस बैसाखी में से एक बैसाखी साख का संकट झेल रही है। इसलिए यह सवाल है, और सवाल और बड़ा तब हो जाता है जब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खुद सवालों के घेरे में आ जाए। 14 और 19 में, 17 में नीतीश कुमार चले गए थे साथ भारतीय जनता पार्टी के, तो 14 और 19 में चूंकि नरेंद्र मोदी खुद बहुमत में थे, कोई नीतीश कुमार पर यह आरोप नहीं लगा रहा था कि इनकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है। लेकिन आज जिस वोट बैंक के सहारे जनता दल यूनाइटेड की सियासत चलती है, उस वोट बैंक के बड़े हिस्से को अब लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को टिकाए रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार है। यह स्थिति जब बन रही है, तो क्या इस नीतीश कुमार इस तोहमत को लेकर आगे राजनीति करना पसंद करेंगे? नीतीश कुमार जहां भी तोहमत लगने की बात आती है, पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। याद रखिए, वही नीतीश कुमार है जिन्होंने गई साल रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेकर रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। यह वही नीतीश कुमार है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज में, चिमटे से भी खरीद फरोख्त वाली सत्ता को पसंद नहीं करूंगा वाले अंदाज में विश्वास मत पर भाषण देकर 7 दिनों के भीतर अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था। तो नीतीश कुमार इस तोहमत को लेकर सियासत नहीं कर सकते, और यह तोहमत अब नीतीश कुमार पर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में टिके हुए हैं तो नीतीश कुमार और नायडू जिम्मेदार है। नायडू के लोगों का तर्क जो अंदर खाने निजी बातचीत में देते हैं कि वो अकेले क्या कर लेंगे जब तक नीतीश कुमार फैसले नहीं लेते, वो अकेले छोड़कर जाएं भी तो उससे क्या होगा? क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे एनडीए के साथ? ये 4 सीटों के नतीजे बता देंगे कि बने रहने का फायदा नीतीश कुमार को मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये कयामत की रात है, देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।